मार्जिनिंग एंड सेटलमेंट, जो डेरिवेटिव्स, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स या फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो हमारा चैप्टर है उसमें से आने वाले सबसे लास्ट वाला चैप्टर, दैट इज मार्जिनिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब मार्जिनिंग और सेटलमेंट क्या होती है, किस तरह से होती है, इनके लिए हम लोगों ने इससे पहले कुछ जब लेक्चर्स में लाइव ट्रेडिंग सेशन सीखा था तो उसमें मिलने वाली जो इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो रिक्वायर्ड फंड्स होंगे तो उन रिक्वायर्ड फंड्स के हिसाब से हम लोग ज़्यादातर जितनी वैल्यूज इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए हमारी ओर से कैपिटल कलेक्ट करके रखते हैं वो, प्लस जो ब्रोकर होते हैं वो ब्रोकर एडिशनल सम ऑफ अमाउंट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। से फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए, एग्जांपल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर परचेस करने के लिए अगर हमें 450 रुपीज पे करने होंगे तो वो कैश मार्केट का पेमेंट का वैल्यू होगा। बट इन केस ऑफ वी परचेस इन इंट्राडे और एमआई सिस्टम, सो मार्जिन इन सिक्योरिटी जिसे हम लोग कहते हैं कि मार्जिन के साथ अगर हम लोग, तो अलग अलग कंपनीज जो ब्रोकिंग कंपनीज, ब्रोकिंग फर्म्स हैं, तो वो अलग अलग लेवल की मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर जीरोदा के बारे में सोचें तो वो 5 टाइम्स मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 83 टू 90 इतने ही रुपीज़ की मार्जिन अमाउंट एक शेयर के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए लग सकती है या फिर उतनी हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, राइट। ऐसी अलग अलग मार्जिन और सेटलमेंट के लिए किस तरह से कैलकुलेशन होते हैं या कौन से बेसिस पे कैलकुलेशन होते हैं, उनकी थियोरेटिकल जो स्टडी है वो हम लोग को सीखनी है। इनफैक्ट जो कैलकुलेशन न्यूमेरिकल होता है वो न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बेसिस पे होता है, तो उनकी कैलकुलेशन करने की तरीके अलग अलग कंपनीज की अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये कैलकुलेशन कोई फंड अवेलेबिलिटी पे या फिर रिस्क इन्वॉल्व के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। सो बेसिकली अगर कोई XYZ ब्रोकिंग फर्म उनके क्लाइंट्स को मार्जिन मनी मतलब एडिशनल सम ऑफ अमाउंट ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज करने के लिए अगर प्रोवाइड करती है तो उनके लिए वो क्या कंसीडर करेंगे, द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, कि क्लाइंट के लिए उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए कितनी रिस्क हो सकती है, और दूसरी कि अगर रिस्क होगी तो उनसे रिलेटेड हम लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट अगर रिक्वायर्ड होगी तो उसके लिए क्लाइंट के थ्रू वो एडजस्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 रुपीज का शेयर है, 1000 रुपीज के शेयर की प्राइस है और उसकी हम लोगों को 10 क्वांटिटी परचेस करनी है, तो 10,000 रुपीज हमारे डीमैट अकाउंट में होने जरूरी होंगे अगर हम लोग कैश मार्केट में परचेस करते हैं। अगर हम लोग वही मार्जिन यूटिलाइज करके 5 टाइम्स मार्जिन को यूटिलाइज करके अगर परचेस करते हैं तो हमें सिर्फ 2000 रुपए वहां कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। बल्कि अगर 2000 रुपए की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट यूज करके हम लोग ट्रेडिंग पोजीशन अगर लेते हैं और उसमें 2000 से ज्यादा नुकसान होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो डीमैट अकाउंट का बैलेंस है वो निगेटिव में हमें फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा, राइट। तो ऐसी एडजस्टमेंट, सेटलमेंट और साथ ही साथ ओवरऑल रिस्क इन्वॉल्व किस तरह से होती है वो हमें इस चैप्टर में सीखनी है। रिस्क, ये जो वर्ड इस पर्टिकुलर चैप्टर में रहेगा तो ये हमारे लिए मार्केट रिस्क मतलब ओवरऑल जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है उन इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके की जो रिस्क है जिसे मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया जाता है, वो रिस्क हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो चलो पहले पॉइंट पे चेक करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। फ्यूचर इज, बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है इस इंट्रोडक्शन में ओवरऑल एक रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग, you are watching a cricket match between India and Australia, assuming that the match is not fixed, no one can predict with 100% certainty which team will win or who will be the highest scorer for the matter. Will someone score a century or get out on a score of 0?
इस तरह की कोई भी प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं. Even if a particular batsman has scored a century in his previous 10 matches, no one can predict with 100% certainty that he will again score a century in the current match. So overall, जिस तरह से प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, उस तरह की प्रेडिक्शन के लिए जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो रिस्क हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं. तो जब हम लोग कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं तो उनमें जो इन्वॉल्व रिस्क होती है वो ओवरऑल 100% कंसिडर की जाती है कि जितने भी कुछ अमाउंट होगी वो सारी की सारी हमारी डूबने वाली है. इस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये दोनों अलग अलग चीज है, राइट. रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एसोसिएटेड विथ एन इन्वेस्टमेंट. जो हम लोगों ने रिस्क और रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न के जो बेनिफिट्स देखे हैं, जो हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग सेशन में चेक किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, उनके बारे में समझा है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ में, तो वो रिस्क और रिटर्न एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं. तो जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास में होती है मार्केट में. ये हम लोगों ने सीखा है. अनसर्टेनिटी जो होती है तो उस अनसर्टेनिटी के लिए मतलब जहां एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पे सॉरी आगे क्या होने वाला है वो डिसीजन मेकर जो होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है. इसीलिए डिसीजन मेकर के लिए वो अनसर्टेन इवेंट होता है. तो ऐसी अनसर्टेन इवेंट के लिए हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, तो जनरली एक एग्जांपल के तौर पे से फॉर अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर गल्फ कंट्रीज से आती होती तो गल्फ कंट्रीज में होने वाले अफगानिस्तान क्राइसिस के लिए तालिबान और अफगानिस्तान इन क्राइसिस की वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में पड़ता वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे क्या? नहीं. शायद वहाँ पे जो यूएसए की आर्म फोर्सेस थी, जो बाकी मिलिटेंट फोर्सेस थे, तो उन्होंने अगर अफगानिस्तान में आने वाले जो तालिबानीज थे उनको अगर डिफेंड करके वापस लौटा दिया होता तो शायद अफगानिस्तान की सिचुएशन आज से बेटर होती, राइट. तो यही सिचुएशन अनसर्टेन, प्रेडिक्टेड, अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स के बेसिस पे होती है. तो इनसे सारी इवेंट्स को हम लोग रिस्क में कंसीडर करते हैं. सो ओवरऑल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स में आने वाले अलग अलग पॉइंट्स जैसे कि अनसर्टेन इवेंट, ओवरऑल कंडीशंस, ओवरऑल सिचुएशंस, ये सारी हम लोग रिस्क में कंसीडर करते हैं, राइट. But the only difference between risk and uncertainty has been the uncertainty cannot be quantified while risk can be quantified by arising the different probabilities. Uncertainty बारिश होगी कि नहीं होगी पता नहीं, अनसर्टेन इवेंट, राइट. बट बारिश होने के बाद अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अगर इजाफा होता है या फिर उनकी प्राइसेस बढ़ती है, अगर नहीं हुई तो वो प्राइसेस कम होगी. तो रिस्क अनसर्टेन इवेंट पे जो बेस्ड है वो रिस्क होती है और अनसर्टेन इवेंट मतलब अनसर्टेनिटी. तो इसी की बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ रिस्क आते हैं उनमें दो मेन टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है. एक सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क. अब सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक में आने वाले कुछ टाइप्स या फिर जिनके लिए हम लोग रीजंस भी कह सकते हैं. व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क? A risk that affects a whole economic system. A risk that affects a whole economic system and all the industries operating in the economic system in a systematic manner is known as systematic risk. Such risk affects the price of all the securities. Overall जो securities होती हैं उन सभी को affect करते हैं. Say for example, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए ओवरऑल लगभग सभी कमोडिटीज या सभी स्टॉक्स के प्राइसेस पे एडवर्सली या फेवरेबली अफेक्ट होता है, राइट. तो ये इफेक्ट जो है ये ओवरऑल एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आने वाला इफेक्ट होता है. इन सभी सिस्टमैटिक रिस्क के लिए हम लोग इंडिविजुअल शेयर या फिर बॉन्ड्स या फिर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वो सभी के सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों को ट्रेड करते हुए दिखते हैं. जैसे कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस होगा
तो हमारे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स की वैल्यूज में, साथ ही साथ में हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की इंटरेस्ट रेट्स में, सभी में हम लोगों को वहां पे गिरावट आते हुए दिखेगी। वहीं अगर वाइस वर्सा सिचुएशन होती, अगर इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमिक बूम होता, तो उस केस में इन्हीं की वाइस वर्सा सिचुएशन अपर डायरेक्शन में हम लोगों को देखने को मिलती। सिस्टमेटिक रिस्क के कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए हैं। चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नेशन, वॉर, change in government policy to discourage the peak capital markets और हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन, ये सभी हमारी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। As can be seen from the preceding examples, this risk will affect the income generating capacity of all the companies in the economy, and hence a systematic risk cannot be avoided. It relates to the economic trends which affect the whole market, right? Then ऐसे सभी रिस्क जो सिस्टमैटिक रिस्क के अंडर आती हैं उनको हम लोग अनअवॉइडेबल रिस्क भी कहते हैं, उनको हम लोग अनअवॉइडेबल रिस्क भी कहते हैं। से फॉर एग्जांपल मार्केट सिचुएशन, स्टॉक मार्केट में जो सिचुएशन आज या कल के सिचुएशन ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग देख रहे हैं कि लगभग डे हाइस या ओवरऑल हमारे लाइफ टाइम हाइस को निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स टच करते हुए दिख रहा है या ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और ऐसी सिचुएशन पे अगर कहीं इकोनॉमिक पॉलिसीज में या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ एडवर्स चेंजेस आए जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं और हायर लेवल से लोअर लेवल तक या फिर कुछ डाउनसाइड ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन सी होगी, क्या होगी, किस तरह से डिक्लेरेशन होगी, वो हमें पता नहीं है। ऐसा एक केस हम लोगों को कुछ सालों पहले डीमोनेटाइजेशन में देखने को मिला था। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब इस तरह की हमारी जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस थी, उन रेगुलेशंस की वजह से स्लाइटली मार्केट की वैल्यूज में वहां पे डाउनफॉल देखने को मिला था। साथ ही साथ में अगर हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में सोचें तो पैंडेमिक सिचुएशन की जब हमारे इंडिया में उनका पैंडेमिक सिचुएशन का ऐलान हुआ था कि इस तरह की ओवरऑल लॉकडाउन इंडिया में भी हम लोग फॉलो करेंगे, तो उस वक्त भी मार्केट की वैल्यूज में अलग अलग शेयर की कंपनीज के शेयर्स में लगभग डाउनवर्ड ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला था। बट जैसे जैसे लॉकडाउन की जो रेगुलेशंस थे वो थोड़े थोड़े कम होते गए और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट के थ्रू वहां पे शुरू करने लगे गवर्नमेंट, तो ओवरऑल जो मार्केट में इजाफा मिला है वो बहुत अच्छे खासे रेट से मिला है। अपवर्ड ट्रेंड जो देखने को मिला है वो बाउंस बैक बहुत अच्छी हाई लेवल पॉइंट्स को टच करते हुए दिखा है। तो ऐसी डाउनवर्ड साइड या अपवर्ड साइड, दोनों साइड जो ओवरऑल मूवमेंट होती है, उन मूवमेंट की बेसिस में जो अनअवॉइडेबल फैक्टर्स की वजह से आने की वजह से इस तरह की मूव होते हैं, उन्हें हम लोग अनअवॉइडेबल रिस्क या फिर सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, राइट। देन द नेक्स्ट, उनके रीजंस, सिस्टमैटिक रिस्क के कुछ रीजंस या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को कंसीडर करना है अनअवॉइडेबल रिस्क के लिए। उनमें आने वाले पहला पॉइंट, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क इज रिलेटेड टू द वेरिएशन इन प्राइस sparked off due to social, political and economic events is referred to as a market risk. In short, अगर सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इवेंट की वजह से जो वेरिएशंस, फ्लक्चुएशंस या फिर वोलेटिलिटी हमें शेयर मार्केट में इंडिविजुअल शेयर की या स्टॉक की प्राइसेस में देखने को मिलती है, वो सभी अफेक्टेड फैक्टर्स विल बी कंसीडर्ड एज अ मार्केट रिस्क. Second thing is related to the interest rate risk. The uncertainty of the future market values and the size of future income caused by fluctuation in general level of interest is known as interest rate risk. Interest rate risk कब आता है कि जब हम लोगों की ओवरऑल मार्केट, फ्यूचर मार्केट वैल्यूज जो होती है या फिर हमारी जो फ्यूचर इनकम्स होते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से हो या फिर हमारी जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो, उन सभी के लिए जो हम लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से जो रिस्क हम लोग बेयर करते हैं,
हमारे प्रॉफिट का नुकसान जहां पर होता है वो सभी हमारे लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंडर कवर होती है। देन परचेसिंग पावर रिस्क। अब परचेसिंग पावर का मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल पैंडेमिक सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो पैंडेमिक सिचुएशन में शेयर मार्केट में या पर्टिकुलर कंपनीज की शेयर की प्राइसेस में अच्छी खासी इंक्रीज या ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली है, बट साथ ही साथ में हम लोगों को इन्फ्लेशन भी देखने को मिला है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से जो बायर्स होते हैं उन बायर्स की जो परचेसिंग पावर होती है वो परचेसिंग पावर भी वहां पर अफेक्ट होती है। अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कंजप्शन से रिलेटेड हो, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो, तो उनमें जो ओवरऑल परचेसिंग पावर कम होने की वजह से ओवरऑल कंपनी की सेल्स में टर्नओवर पे इफेक्ट होता है। तो ये भी कंसीडर हम लोगों को इस केस में करना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ओवरऑल किसी भी हमारी रेल रिलेटेड या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई कंपनीज होंगी तो उन कंपनीज की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज बिफोर इन द फर्स्ट 5 months ऑफ द लॉकडाउन वो सारी कम हो गई थी। इवन इन जो हमारे रेल इंडस्ट्रीज है तो इंडियन रेलवेज जो है उनसे एसोसिएटेड जो इंडस्ट्रीज है उन सभी से रिलेटेड इन सभी शेयर्स की प्राइस कम होते हुए हम लोगों को देखने को मिली थी। अगर वाइसे वर्सा अगर हम लोग देखें तो वाइसे वर्सा में इन्हीं से रिलेटेड सारी प्राइसेस आफ्टर 5 months ऑफ द लॉकडाउन वो सारी इंक्रीज होते हुए दिखी। तो ऐसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, इकोनॉमिक बूम या इकोनॉमिक रिसेशन, इन सभी कंडीशंस की जो एडवर्स इफेक्ट हमारे परचेसिंग पावर ऑफ बायर की पड़ती है तो वो भी हमारे लिए यहाँ इम्पैक्ट करके जाती है। तो अनअवॉइडेबल रिस्क मतलब सिस्टमैटिक रिस्क के 3 रीजन जो है वो है मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेसिंग पावर रिस्क। The next point which is related to the second part of this image, unsystematic risk। अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब क्या? जैसे सिस्टमैटिक रिस्क के लिए हम लोगों ने देखा कि इट इज प्योरली अनअवॉइडेबल रिस्क, बट इन केस ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क इट कैन बी अवॉइडेबल। हाउ? The risk that affects the specific companies or firms instead of the whole economic market system is known as unsystematic risk. The risk is a company specific risk। मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क ये जनरली एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होती है। अगर आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक और नीरव मोदी की गीतांजलि जेन्स, ये 2 कंपनीज, ये बैंकिंग कंपनीज थी और दूसरी हमारी ज्वेल कंपनीज थी। तो इन दोनों कंपनीज की शेयर प्राइसेस में कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले वहां पे बहुत डाउनफॉल आया था, राइट? तो ऐसा क्यों? जब इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड कुछ एडवर्स न्यूज आती है या एडवर्स फैक्टर्स कंसीडर होता है तो वहां पे शेयर मार्केट में जो डाउनफॉल या करेक्शन मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलती है, पैनिक मूवमेंट जो हम लोगों को देखने को मिलती है, वो सभी की सभी वहां हम लोग रिस्क फैक्टर में अनसिस्टमैटिक रिस्क में कंसीडर करते हैं, राइट? तो बेसिकली पहले 2 लाइन से अनसिस्टमैटिक रिस्क से हम लोगों को यही पता चलता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क इज लिमिटेड टू द कंपनी इटसेल्फ, बट ओवरऑल सिस्टमैटिक रिस्क विल बी रिलेटेड टू द ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स टू द ओवरऑल कंपनीज, ऑल कंपनीज, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने नीरव मोदी के केस का तो देख लिया। देन इनमें आने वाली अलग तरीके की रिस्क या अलग तरीके की फैक्टर्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवॉइडेबल रिस्क। द सिस्टमैटिक रिस्क is also called as unavoidable, systematic, unavoidable, unsystematic, avoidable risk। इनके कुछ रीजंस जिसमें आने वाले, पहला एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। External business risk arises due to the changing in operating condition which caused by the condition by the trust upon the firm which are beyond its control, such as business cycle, government control, etc. तो गवर्नमेंट कंट्रोल किसी पर्टिकुलर कंपनी में ज्यादा या कम होगा तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क कहलाती है। अगर हम लोग कल के ही जीआर के बारे में सोचें या कल के ही सर्कुलर्स के बारे में सोचें, जीएसटी काउंसिल के बारे में सोचें,
तो जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज जो है, जोमेटो, स्विगी, इस तरह की जो कंपनीज हैं, उनकी जो सर्विस चार्जेस पे जो जीएसटी लगता था, जो सर्विसेज पे जीएसटी लगता था, वो पहले था 2.5%, अब वो कितना होगा, तो अब वो होगा 5%। तो ये हमारे इसकी वजह से जो एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क, इसमें टैक्सेस ज्यादा बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल रेट कंज्यूमर्स को पे करने होंगे वो ज्यादा होंगे। तो हमारे लिए नॉर्मली ऑनलाइन फूड डिलीवरी करना कल से थोड़ा महंगा हो सकता है। तो ऐसे अगर हमारी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में सोचें तो जोमेटो कंपनी की जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव टैक्सेस बढ़ने की वजह से जो आईपीओ आया था, तो शायद कल टैक्सेस इंक्रीज होने की वजह से वहां हम लोगों को उनकी शेयर की प्राइसेस में जरा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इनका एडवर्स इफेक्ट किस तरह से होगा, कंपनी से रिलेटेड है, इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की कंट्रोल की वजह से है। बट किस तरह से इफेक्ट होगा कि सपोज कोई हमारे बायर्स है, तो वो बायर्स जितनी अच्छी लेवल पे या फिर जितना अच्छा सपोर्ट उन लोगों को मिलता था, तो शायद कोई ना कोई, हम लोग अगर देखें तो पहले ज्यादा चार्जेस नहीं लगते, तो ज्यादा चार्जेस नहीं लगते तो हम लोग तो पास के दुकान में से या पास के होटल में से भी कुछ ना कुछ मंगा लेते थे जोमेटो से। बट आज क्या होगा, आज अगर ऐसा होता तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि नीचे अगर हम लोग को बिल्डिंग से नीचे उतरना है और बिल्डिंग के सामने जो होटल है वहां से परचेस करना है और वो हम लोगों को लेके आना है, तो उसके लिए अगर हम लोगों को 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे तो हम लोग सोचेंगे कि यार नीचे जाकर हम लोग अगर परचेस करके लेके आते तो डिलीवरी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और थोड़ा सस्ता मिल सकता है। इफ अगर हम लोगों को डिस्काउंट्स नहीं मिलता है तो ऐसे सभी एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क की वजह से जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज होगा, उन कंज्यूमर्स के बिहेवियर चेंज होने की वजह से कंपनी के रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। और अगर डायरेक्टली रेवेन्यू पे असर पड़ता है तो इनडायरेक्टली जो नेट इफेक्ट होगा वो हमारे नेट रेवेन्यूज पे होता है, राइट। देन इंटरनल बिजनेस रिस्क, इंटरनल बिजनेस रिस्क ये जो हमारी इफिशियंसी होती है, तो यहाँ विथ ही जो लिखा है ये विद द एफिशिएंसी है, विच फर्म कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशन विद इन द बॉर्डर ऑफ एनवायरमेंट इम्पोज्ड अपॉन इट। मतलब ओवरऑल जो हमारे कंपनी या फैक्ट्री, इनके साथ साथ इंटरनल बिजनेस के लिए जो अगर सर्विस सेक्टर होगा तो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इन सभी के लिए जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे, तो उन सभी को फॉलो करके जब हम लोग कुछ उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए जिस तरह से काम करते हैं, उनके बेसिस पे अगर हम लोगों कहीं पर कुछ एडवर्स फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं तो वो हमारे इंटरनल बिजनेस रिस्क कही जाती है। इसके लिए एग्जांपल, अगर हम लोग फोर्ड कंपनी के बारे में सोचें तो फोर्ड कंपनी पिछले कुछ दिनों में अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो फोर्ड कंपनी ने इंडिया में जितने भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो सभी बंद करने हैं, ऐसा डिक्लेरेशन किया है। ऐसे डिक्लेरेशन करने के लिए ओवरऑल जो वर्किंग कंडीशंस थी वो वर्किंग कंडीशन के बारे में नहीं, तो उनके लिए क्या जरूरी था, तो कंपनी की जितनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन थी या कैपेसिटी थी प्लांट की, तो उतनी वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली 100% अगर कैपेसिटी थी तो उसमें से 20% ही यूज हो रहा था बिकॉज द लैक ऑफ डिमांड। अब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन डोमेस्टिक सेगमेंट के लिए भी नहीं और जो हमारे एक्सपोर्ट सेगमेंट होता था उसके लिए भी नहीं प्रोडक्शन हो रहा था। तो ऑटोमेटिकली कंपनी ने सोचा कि जो ओवरहेड्स हम लोग इतने ज्यादा इंकर्ड कर रहे हैं तो उनके अलावा हम लोग ये मेडिकल कंपनीज शट डाउन कर देंगे। तो ऐसे शट डाउन करने के लिए जैसे कि बहुत लोगों ने ऐसे समझा कि इस तरह की जो कंपनीज है, ये कंपनीज अगर इंडिया से बैकआउट कर रही है तो शायद गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होंगे वो गवर्नमेंट नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और उनकी वजह से ये जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिमांड नहीं है इसलिए। तो दिस इज रिलेटेड टू द इंटरनल बिजनेस रिस्क, जो हमारी वर्किंग कंडीशन भी है। और साथ ही साथ में दूसरा एग्जांपल, अगर स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स होते हैं, राइट्स होता है, तो उस शटडाउन्स होते हैं, तो वो भी हमारी इंटरनल बिजनेस रिस्क में कंसिडर होते हैं। सेकेंड थिंग जो हमारी ओवरऑल अनसिस्टमैटिक रिस्क में आने वाले दूसरा पॉइंट जो है, इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क जो होती है वो फाइनेंशियल रिस्क इट इज एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, जो हमारी ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल होते हैं उन दोनों को मिला के हम लोग जो बनाते हैं ओवरऑल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड, उसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें हम आने वाले हमारे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स,
इसके अलावा हमारे जो बोरोड फंड्स होते हैं उनमें आने वाले डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या फिर पर्सनल लोन्स या फिर बैंक लोन्स, ये सारी सिक्योरिटीज आती हैं। इन सभी के लिए जो डेट फाइनेंसिंग होती है, तो उन डेट फाइनेंसिंग के लिए हमें कोई रिस्क नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को जितना भी सारा पेमेंट होता है वो सारा देना होता है। लेकिन ओवरऑल जो लिवरेज होते हैं, उन लिवरेजेस के बेसिस पे कितना इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं, कितना डेट हम लोग मार्केट से उठाए, कितना डेप्ट इक्विटी रेशियो है, कितना लिवरेज रेशियो है, वो सभी कंसीडर करना मतलब हमारे फाइनेंशियल रिस्क में कंसीडर होता है। ऐसी अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होती है वो सारी के सारी पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए यूनिक होती है। तो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब अवॉइडेबल रिस्क, जिससे हम लोग इजीली अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर एक्सटर्नल गवर्नमेंट कंट्रोल से, तो उन गवर्नमेंट कंट्रोल्स को ठीक से फॉलो करना चाहिए। इंटरनल बिजनेस रिस्क अगर है, तो इंटरनल बिजनेसेस किस रीजन की वजह से इनएफिशिएंसी हम लोगों को देखने को मिल रही है, तो वो इनएफिशिएंसी दूर करनी चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क में आने वाले अगर हमारे ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, वो ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट को मिटिगेट करने के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल फॉर्म जो होगा या मोस्ट सुटेबल वे जो होगा, वो फाइंड आउट करके फाइनेंशियल नीड्स जो है वो मिटिगेट करते आनी चाहिए। ये सारी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी रिस्क है, राइट। तो ये थी हमारी बेसिक टाइप्स ऑफ रिस्क जो हम लोगों को, बट इससे ज़्यादा रिस्क होती है, लेकिन हमें जो डेरिवेटिव्स के लिए या फिर मार्जिनिंग एंड सेटलमेंट के लिए पढ़नी है, वो सारी की सारी सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, जिसमें आने वाले मार्केट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बिजनेस, फाइनेंशियल, उसमें आने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो सभी यहाँ पर पढ़ने के लिए है। आई होप कि ये रिस्क वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों को क्लियर हो। एवरीवन,